हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। एंड जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो दैट आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, हमारा कुछ टॉपिक छूट गया था जिसका जब हम राज्य सूचना आयोग पढ़ रहे थे तो उसका कुछ टॉपिक जो था वो छूट चुका था। ठीक है, तो इसको हम लोग आज कवर करेंगे, यानी कि जो स्टेट हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन था इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आज यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ मेजर बातें जान ली थी कि किस अधिनियम के तहत हुआ था। जैसे देखो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। एंड मैंने बताया था कि आप में से जितने भी स्पेशली एमपीपीएससीएस वाले, देन उसके बाद अदर स्टेट पीसीएस के हैं, या कि मतलब कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये जो कमीशंस है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो दैट ये इंपॉर्टेंट होता ही हो। देखो, स्टेट वाले तो बिल्कुल घोट के मतलब रट्टा मार ही लें, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन ये बनते हैं इन टॉपिकों से, तो सबसे पहले तो बनेगा कि कब हुआ था, एंड इसका जो एग्जैक्ट डेट भी पूछ लिया जाता है कि यदि तारीख भी मिल रही है आपको तो वो भी याद रखना है आपको। ठीक है, और मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको बताएं, जो भी आप में से जो भी मेरे साथ कंटिन्यू अभी लगातार जुड़े हुए होंगे तो उनको बखूबी पता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग को अभी जो बीसीएस का ही हुआ था यूपी का, तो उसका पेपर उठा के देखिए आप, निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा गया था। एमपी का हुआ, उसमें भी देखिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई आपके पास चॉइस नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दूं कि देश का जो उपराष्ट्रपति है उसे राज्यसभा का सभापति बनना पड़ेगा। अदर चॉइस नहीं है, तो आपके पास भी पढ़ना ही पड़ेगा। अदर चॉइस नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, सो दैट पढ़ना तो पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग बात करें कि थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो पहले हमने पढ़ा है। तो सबसे पहली बात कि हम तो पढ़ रहे हैं गैर संवैधानिक आयोग, राइट। संवैधानिक आयोग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी भी थी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं संवैधानिक गैर संवैधानिक आयोग में, मतलब कि जिसका किसी कानून के द्वारा जो बनाया गया है जिसमें संविधान में वर्णन नहीं है, वो आपका गैर संवैधानिक होता है। ठीक है, संसद द्वारा कानून बिल वगैरह पारित किया गया, एक्ट बना, तो ये आपका गैर संवैधानिक कहलाते हैं। कुछ अन्य भी आयोग होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं गैर संवैधानिक में। और गैर संवैधानिक में जैसे सीबीआई, सीबीसी और इसके बाद नीति आयोग, ये सारी चीज़ें गैर संवैधानिक में ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी कुछ टॉपिक पढ़े हैं, जिनमें से एक हमने ये भी पढ़ा है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, तो इसमें से हम बात करें कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो देखो 2005 में एक अधिनियम आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट आता है, इसके तहत ही हमें ये क्या मिला है, राज्य के लिए भी उनका अलग अपना काम है। इनके मेंबर्स वगैरह की भी हमने बात की कि कैसे होगी, मतलब अधिकतम कितने होने, 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। इनका एक क्राइटेरिया, ये नहीं कि मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये है एंडिंग की 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। थोड़ा शब्दों पे गौर किया करिए कि कहीं कहीं पे एग्जैक्ट दिया होता है कि 1 हेड होंगे, 2 अन्य सदस्य होंगे, कुछ इस तरीके का दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। जैसे हमने यूपीएससी वाले में देखा था, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें क्या बताया गया था, जब बात मेंबर की आती है तो यहाँ पे ये बताया गया था कि 1 हेड होंगे, उसके अलावा 9 से 11 मेंबर होने चाहिए। कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया गया था कि वहाँ पे कितने मेंबर्स होने चाहिए। क्या बताया गया था कि 9 से 11 मेंबर होने चाहिए। वित्ते के बीच में कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 पूरे भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ये इतने होने चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे भी बताया गया कि 10 से अधिक मतलब नहीं होंगे, उससे कम के जितने भी हो जाएं। ठीक है, क्या क्राइटेरिया रखा गया था, तो अब ऐसे कि ला के बारे में मतलब जितना भी उनके थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सेंटर में या स्टेट में वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हों, सरकार सेवा दे चुके हों, कुछ इस तरीके का उनका था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एंड हम इसकी अवधि की बात करें, कई बार पूछ लेता है ना कि इनका कार्यकाल टेन्योर कितना है, तो इनके कार्यकाल में देखिए हमने पहले भी बताया था, आज फिर मैं इसे रिकॉल कर रही हूँ। ठीक है, पहले हम ये आगे की चीज़ें पढ़ चुके हैं। कार्यकाल में बताया गया था कि कोई भी यहाँ पे आपका ये 3 साल या 4 साल या 5 साल, ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। किसका, ईयर का। आपका जो एज लिमिट है वो इसमें फिक्स दी गई है कि 65। एज लिमिट तो फिक्स दी गई है, 65 ही होगी। बट ये केंद्र पर डिपेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, कि ये इसे कितने साल तक करती है।
अब आप में से कुछ ना जो अभी पहली बार सुन रहे होंगे, तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये है क्या 65 वर्ष, 60, 3 वर्ष? तो देखो ऐज होती है एक, हम सबके पास यूपीएससी भी हमें देना है, स्टेट पीसीएस भी देना है, 21 साल है, चुनाव भी लड़ने हैं, उसके लिए भी हमारे पास कि 25 साल हो, 35 साल हो, जिस क्षेत्र का चुनाव होगा उस हिसाब से आपके पास एज लिमिट होती है। लेकिन अब क्या होता है कि इनमें भी जितने भी ये पोस्ट है इनमें भी एज लिमिट तो होनी है। इनका टेन्योर होता है कि कितने साल का होगा, तो ऑब्वियस है कि अब 5 साल का, तो हम 5 साल के बच्चे तो बनने ही वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे बात की गई कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं जो बताने वाली थी बताऊंगी नहीं है। जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रधानमंत्री का पूछ रही, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो टेन्योर होता है, सो प्लीज उससे बताइएगा वो कितना होता है। प्रधानमंत्री का मैं बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ कि मैं प्रधानमंत्री का पूछ रही हूँ, प्रेसिडेंट का नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं, सीएम का नहीं, पीएम का मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो बताइएगा, थोड़ा आँख नाक कान खोल के गूगल सर्च मार के ही बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि आधे लोग कन्फ्यूज़ ही आ गए होंगे कि भैया क्या पूछ ले, मतलब क्या ही होगा? अब हमको तो पता ही है जो होना है, लेकिन आप में से बहुत को नहीं पता है, मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा, और जवाब ज़रूर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा मैं एक बार और कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। 3 साल का मतलब या 4 साल का मतलब कैसे हुआ कि मान लो हम कैग की बात कर रहे हैं। कैग में क्या कहता है कि इनका क्या होना चाहिए, 5 साल या 65 वर्ष। ठीक, 5 साल या 65 वर्ष तो कह दिया इन्होंने। लेकिन अब क्या होगा जब 5 साल या 65 वर्ष कह दिया, मैं जस्ट एग्जांपल समझा रही हूँ, ठीक है? तो 5 साल या 65 वर्ष जब कह दिया वहाँ पे, तो मतलब क्या है कि जब से उन्होंने पद धारण किया उस व्यक्ति ने, तब से लेकर मतलब उस साल से लेकर 5 साल तक वो क्या करेंगे, 5 ईयर तक वो उस पद पर रहेंगे। उनकी एज अभी 40 साल है, 50 साल है, जो भी है डजेंट मैटर। वो यहीं पे क्या होता है कि उनकी एज यदि 65 वर्ष हो गई है, 5 साल से पहले भी, उनके पद धारण करने के 5 साल से पहले भी यदि वो अपनी एज 65 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं, सो दैट उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसका फंडा होता है। तो यहाँ पे ये वाला टेन्योर नहीं किया गया है, डिसाइड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया, ये है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है शक्तियाँ एवं कार्य। इंग्लिश स्लाइड देख के बच्चा परेशान मत होना, यहाँ पे मैं पूरा हिंदी में बोलूँगी, आपको साथ साथ मेरे लिखते जाना है। तो इसमें से और समझने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पार्ट हैं तो कम ही लिखें या बुक से देख के आप पढ़ लें, टिक मार कर लें या लिख लें तो बेटर होगा। अभी बस समझने की कोशिश ज़्यादा करें। तो इसके हम कार्य की बात कर रहे हैं, फंक्शंस की। तो देखो इसमें मेनली 6-7 है, उसके सब पार्ट अलग अलग हैं, बट मेन 6-7 हैं। जिसमें से पहले की बात करें तो आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करें। पहला है क्या है कि जो कमीशंस है उसका ये काम है कि, या उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो कोई भी व्यक्ति है से प्राप्त क्या करें, निम्न जानकारियां जो हैं, शिकायतों का जो कुछ जानकारियां होती हैं। अब इनमें जो सब पार्ट दिए गए हैं, जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी जानकारी ऐसी होगी, तो थोड़ा सा इसे भी सुन लीजिए कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी मेजर जानकारियां हैं जो कि उन्हें देना चाहिए। इनमें क्या होता है कि जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति ना होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, यानी कि मान लो जो जन सूचना अधिकारी है वो नियुक्त नहीं हो पाया और उससे कोई भी मतलब केस है जो पेंडिंग में पड़ा रह गया, उसके बारे में उसे चाहिए गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो। इन सब चीज़ों में क्या करता है कि इनका काम होता है कि ये फिर से पूरा खंगाल कर लाए और फिर से दें। जो भी उसे चाहिए गई जानकारी निर्धारित समय में यदि प्राप्त ना हो पाई हो और यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी गई फीस सही नहीं है, तो इन सब जो मैटर्स होते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारे पास है, इसलिए इसके तहत हम गवर्नमेंट से अधिकार है हमारे पास कि किसी भी मामले की हम क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो फिर तो दिक्कत ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा जो मांगी गई सूचना है अपर्याप्त है, झूठी है या भ्रामक है, तो भी इनमें वो काम करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका सेकंड आता है, इसमें क्या होता है कि यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जाँच का आदेश दे सकता है स्वप्रेरणा से। तो यहाँ पे आयोग को ना किसी से थोड़ा, इनके पास ये पावर होती है कि ये अपने से, यानी कि स्यूनो मोटो पावर या स्व
प्रेरणा शक्ति, कि अपने से ये लोग क्या करेंगे कि इनके पास ये शक्ति होगी कि उन्हें अधिकार दे देंगे। मान लो हमने फ़ोन किया कि यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ी हो रही है, ठीक है? उस गड़बड़ी की जाँच करने के लिए उन्हें ठोस आधार मिल गया मेरे द्वारा, तो वो आ जाएँगे। राइट। तो इस तरीके का जो भी है यहाँ पे यही बताया गया कि यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामलों की जांच करने का आदेश पूरे तरीके से दे सकती है अपने विवेक से। इसमें जो भी है यहाँ पे सब पार्ट इसका नहीं है, थर्ड आता है। थर्ड में बात की गई है यहाँ पे कि जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्ति भी यहाँ पे प्राप्त होती है जब वो जांच पड़ताल कर रहा है। दीवानी न्यायालय का मतलब है कि आप उसे सजा नहीं सुना सकते हो, बाकी सम्मन वगैरह मंगा सकते हो, उनकी नोटिस वगैरह काट सकते हो, कुछ इस तरीके का उन्हें बुला सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। तो उनसे दस्तावेज को मांगना या उनकी मतलब कि मंगाना या उनकी जांच करना, एफिडेविट के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करना, तो कुछ इस तरीके के जो काम होते हैं वो दीवानी न्यायालय के तहत आते हैं कि आप उन्हें सजा नहीं दे सकते हो, ठीक है। कुछ ही छोटे मोटे काम है जो कि आप कर सकते हो। तो जब भी कोई पूछे आपसे, कोई क्या एग्जामिनर ही पूछेगा, कोई पूछे ना बने तो कोई नहीं, नहीं बन रहा है वे, नहीं बन रहा तो क्या करें, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में आए ना तो फिर अवे ववे नहीं चलेगा, बनना ही चाहिए। तो जब पूछा जाए कि भाई इनको जो राज्य सूचना आयोग है इसको कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, तो दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। फौजदारी न्यायालय होता है, दीवानी न्यायालय होता है। एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी आपने ना पढ़ी तो गूगल में सर्च मान लेना, देखो। तो क्या है कि फौजदारी न्यायालय क्या है, दीवानी न्यायालय क्या है, थोड़ा ये तो पता होने चाहिए ना आपको। अब इसके बाद क्या आता है कि किसी दस्तावेज को मंगाने की उनकी जांच पड़ताल पूरा इन्हीं के अंतर्गत आएगा, कि थोड़ा बहुत इनके पास दीवानी न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। देन फोर्थ आएगा जो हमारा होता है मतलब कि ड्यूरिंग द इंक्वायरी, यानी कि जांच करते समय क्या क्या होगा। तो शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आपका हो तो जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों का आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। जितने भी आपके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट, उन सबको यहाँ पे प्रस्तुत करना, इस आयोग की कमेटी के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। राइट, ये आप समझ चुके हो। उसके बाद अब आएगा कि जो नेक्स्ट आता है कि आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे और इसमें सम्मिलित करे। ये पांचवा है आपका, ठीक है। इसके सब पार्ट में क्या क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जैसे मान लो कि किसी विशेष रूप से सूचना तक पहुँच, जहाँ कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहाँ ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश देना, सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन करना, रिकॉर्ड के प्रबंधन रख रखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का मतलब कि आवश्यक परिवर्तन करना, रिकॉर्ड के प्रबंधन रख रखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का यहाँ पे आवश्यक परिवर्तन करना। कि मतलब देखो कैसे है कि जैसे कोई रिकॉर्ड वगैरह है, ठीक है, किस तरीके से वो रखा जा रहा है, किसके पास देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इनके पास होती हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना हम लोगों को मिला हुआ, ठीक है। इसके तहत आप क्या कर सकते हो, जरा ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ये आयोग बनाया गया हमारी मदद के लिए बनाया गया। इसके तहत हम कर सकते हैं, सिंपल सा है, थोड़ा सा इनकी शक्तियाँ समझ लेते हैं, बाद में ही समझते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग बने रहिए। शक्तियों में नेक्स्ट जो आती है इसमें ये है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना क्या कर सकता है, वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो किसको प्रस्तुत करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को वो प्रस्तुत करता है। और क्योंकि स्टेट का पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेंटर का पढ़ते तो वो संसद को देता, सॉरी संसद को नहीं देता, तो यहाँ पे राज्यपाल को देगा, तो वहाँ पे राष्ट्रपति को देता, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल में के पटल पर रखती है। देखो विधानमंडल वर्ड आया, जब भी ना इन वर्डों का बहुत बड़ा मतलब होता है बच्चे। यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर कहा गया, विधानमंडल, नॉट ए विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा और विधानमंडल में फर्क है। अब जब इसे स्पेशल पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये फर्क समझ में आएगा। ये हो गई आपकी विधानसभा, ठीक है, जो हर स्टेट में होती है। विधानमंडल क्या होता है, यहीं पे आप इसे भी खत्म ही कर दो। विधानमंडल वर्ड जो आता है इसके 3 अंग होते हैं।
एक होता है राज्यपाल, एक होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। ठीक है, तो इसके कितने अंग हो गए विधान मंडल के, नॉट ए विधानसभा। ठीक है, तो ये विधान मंडल के, ये विधान परिषद। सेम जैसे आप कह सकते हो, इसकी तुलना कर सकते हो कि जैसे केंद्र में संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गए, संसद की बात करें तो 3 अंग होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे आपके आ जाएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, उसके बाद आ जाएगा आपका लोकसभा, उसके बाद आ जाएगा राज्यसभा। ये हो गया आपका सेंटर का। सेम यही विधानमंडल की बात होती है, यानी कि लेजिस्लेचर की। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यहाँ पे राज्यपाल होते हैं, यहाँ पे विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक स्टेट में विधान परिषद हो। कुछ स्टेटों में विधान परिषद है, बहुत सारे स्टेटों में नहीं है। ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो चाहें या ना चाहें, अपने से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विधानसभा हर स्टेट में होती है। तो ये कुछ छोटी हैं पर मोटी बातें हैं, काम की बातें हैं, याद रखा करिए। ताकि देखो यार क्या होता है ना कि हमें बेस कंप्लीट होना चाहिए हमारा। एंड बेस कंप्लीट है यार, तो ऊपर घर बनाने में कोई दिक्कत होती नहीं है। मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक नहीं भी आ रहा ना, तो भी हम तुक्का सुक्का लगा के बढ़िया ठीक ठाक फिट कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें बेस हमारा पूरा स्ट्रांग है। शब्द को हम पकड़ पा रहे हैं कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो ऑब्वियस है कि पूरा कर लोगे। अब कहा जा रहा है कि सरकार को देता, राज्य सरकार को देता। आपको हे भगवान, राज्य सरकार में किसके हाथ में देता होगा? इतनी बड़ी राज्य सरकार है, कौन लेता होगा? तो अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए विधानमंडल में प्रस्तुत करेंगे, यानी कि विधानमंडल का हो गया कि जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों होगी, तो दोनों की सहमति लेनी पड़ेगी। ये है। ठीक है, अब आते हैं कि जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता, तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे। यानी कि यदि इनके द्वारा दी गई जानकारी पर अमल नहीं की जा रही है, आयोग क्या करेगा, यदि उसे लगा तो कुछ ऐसे कदम उठा सकता है जिसके उन्हें मजबूर कर सके कि आपको करना ही चाहिए। देखो, इसमें से कुछ संशोधन हुए थे। जो संशोधन हुआ वो राइट टू इंफॉर्मेशन में होता है कब? 2019 में होता है। बना कब था ये? याद रखना है, सॉरी यहाँ पे बना ये था 2005 में। ठीक है, किस एक्ट के तहत बना? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था। और अब संशोधन कब हो रहा? 2019 में। भाई संशोधन हुआ तो कुछ तो तड़क भड़क हुआ ही होगा, देख ही लेते क्या क्या हुआ था यहाँ पे। संशोधन में क्या क्या यहाँ पे इम्प्रूव किया गया था। ये पहली बात है कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा जितनी केंद्र सरकार सुनिश्चित करे, और इसके पहले यह अवधि अर्थात कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत था। जो इसके पहले हमने टेन्योर बताया था ना, पहले भैया 5 साल के लिए था। हाँ, इस संशोधन के बाद ये बवाल खड़ा कर दिया गया। ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये 2019 में संशोधन हुआ। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक मार्क लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछा है। ताजी खबर है यहाँ पे कि 2019 में ऐसा किया गया, उसके पहले तक 5 साल का इसका होता था, 5 साल या 65 वर्ष का होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि केंद्र सरकार पे डिपेंड कर दिया गया है। कब से? कौन से संशोधन से? 2019 में हुआ था। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अब दूसरा आता है यहाँ पे कि इसमें क्या किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगी। और इस संशोधन के पहले मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता यानी कि वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष थी, तथा एक सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते आदि चुनाव आयुक्त के समकक्ष होते थे। यानी कि जितना भी जो इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उनको जितना मिलता था, ठीक है, जो भी वेतन भत्ते थे, जो भी अलाउंसेस था, तो ये सारी चीज़ें जितना इलेक्शन कमिश्नर को मिलते थे, उतना ही यहाँ पे था कि इनको भी मिलेंगे। लेकिन अब से इसमें भी बदलाव आ चुका कि अब किस पे दे दिया गया? सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उस पे दे दिया गया कि भैया अब ये तय करेंगे कि आपको कितना वेतन देना है, कितना यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है, कितना अलाउंसेस देना है, यानी कि कितना भत्ता देना है, कितना आपका अलग चार्ज जो है वो देने हैं। ये अब सेंटर पे डिपेंड है। मतलब जितना पहले मिल रहा था, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसके ऊपर है। भाई खुश हो गया तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है,
किसके ऊपर है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में सिर्फ लोकसभा ऐसा काम कर ले, पॉसिबल नहीं है, पूरा कानून वानून बकायदे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, तीसरा आता है यहाँ पे, जो तीसरा आता है ये है कि संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। संशोधन के पहले राज्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तें क्रमशः चुनाव आयुक्त राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष होते थे। यानी कि उनके जो आयुक्त हैं, उनके हेड है, इन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये पूरा था सिनेरियो इनका। अब होता है यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो ये बताया गया है कि इसमें जो संशोधन है क्या किया गया और कुछ प्रावधान हटा दिए गए हैं, जिनमें से मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त की पूर्व सरकारी सेवाओं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्त लाभ, पेंशन आदि के विरुद्ध उनके वेतन में कटौती की जाती है। ये अब कटौती करने की भी बात इनके वेतन में आ चुकी है। तो मेजरली आप कहो कि संशोधन में क्या हुआ था 2019 के, तो ओवरऑल यही देखने को मिलता है कि इनका टेनर, या तो हम बात करें यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है उसको, या हम बात करें यहाँ पे कि जो इनके वेतन भत्ते अलाउंसेस है इनके बारे में बात की गई है, दैट्स इट, ठीक। और क्या किया गया है, तो 100 बात की एक बात की केंद्र सरकार पे डिपेंड कर दिया गया है। वेतन भत्ते जो भी है, सेवा शर्तें किस तरीके की होंगी, कार्यकाल क्या होगा, सब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, भले ही राज्य सूचना आयोग है तो, राइट। 2019 में थोड़ा सा ये प्रावधान किया गया, इतनी लंबी चौड़ी बात का इतना ही मतलब था, पूरा इतना ही सार था, कुछ ज़्यादा नहीं था। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट बना दिया है, हालांकि उसका ओवरव्यू यहाँ पे भी दे दिया है। तो आप लोग यदि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी से मतलब रेगुलरली जुड़े होंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं जुड़े होंगे तो चीज़ें ऊपर ऊपर से उड़ेंगी और आप पकड़ भी नहीं पाओगे कि ओ माय गॉड कैसे जा रहा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा पकड़ना सीखिए चीज़ों को और कंटिन्यूटी बनाइए। आपने पढ़ा होगा एक, जब हम बचपन में पढ़ते थे तब 6th क्लास में था, एक ऑनेस्टी नाम का चैप्टर था। कौन सा, वो सहायक बचन नाम की किताब लगती थी पहले, हालांकि स्टेटों में क्या पता अलग अलग लगती हो, हमारे यहाँ तो लगती है, ठीक है। इसमें पूरा बताया गया था ना कि किस तरीके से आप खुद के प्रति ऑनेस्ट हो सकते हो। तो ऑनेस्टी सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र होता है, और यदि आप खुद से ऑनेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका डिटेल समझा दूँ एक बार और। जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, यानी कि जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, जैसा इससे लिख रही हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लिखा गया है। इसमें होता क्या है, हमारे लिए बनाया गया, कैसे, मान लो कि कोई सरकार काम कर रही है, ठीक है, वो काम कर रही है तो हमें ये पता हो कि किस डिपार्टमेंट में कैसा जो काम उसे सौंपा गया था, क्या वो काम हो रहा है, क्या वो काम नहीं हो रहा है, तो इसकी जानकारी हमें मांगने का अधिकार है। हमें इन द सेंस कि जो आम पब्लिक है उसे मांगने का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, ठीक। आप जानकारी मांग सकते हो, आप जानकारी दे सकते हो, और यदि आप जानकारी आपको नहीं मिल रही है तो आप कोर्ट तक भी जा सकते हो, क्योंकि ये आपका राइट है। इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये आपके पास अधिकार है एक, कि आप इसके तहत जानकारी ले सकते हैं, कोई भी सरकारी दस्तावेज मांग सकते हैं। हाँ, एक बार जो MPPSC का सीसेट होता है, आप लोग यदि देखो यार, बार बार मत कहलवाया करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है, कमेंट ऐसा किया करो कि हाँ मैडम हम सॉल्व करते हैं। सीसेट का पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब वो थोड़ा सा पूछते हैं ऐसे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन कि आप एक मतलब कहीं के जिलाधिकारी हैं या जो भी वहाँ के क्षेत्र के कुछ बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है, बड़े अधिकारी हैं, वहाँ से आपका क्या किया जा रहा है, पूरा सरकारी दस्तावेज आपसे मांगा जा रहा है। मांगने वाला व्यक्ति क्या है, क्रिमिनल है, ठीक है, यानी कि आपको पता है कि उस बंदे को हमने दी तो सूचनाएं लीक हो जाएंगी, लेकिन उसके पास वो किसके तहत आ रहा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपके पास आ रहा। अब आप उसे क्या करोगे, ये है डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन कि आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, आपके पास ऐसा केस आता है, वो आपसे इस आधार पे मांग रहा है कि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का ये हमारे पास अधिकार है और इसके तहत हमें ये पूरी जानकारी इस
पूरे विषय के बारे में चाहिए। जितनी भी जानकारी है आप इस अधिकार में ऐसा कहा गया कि आप गलत जानकारी नहीं दे सकते हो। ठीक है, कोई भी संस्था गलत जानकारी आपको नहीं दे सकती आम पब्लिक को। अब जब नहीं दे सकती है, इस बंदे के बारे में पता है कि ये बंदा कैसा है और उस सिचुएशन में आपका क्या करोगे। देखिए, क्रिमिनल से पहले एक सिटीजन है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कि हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये जो पूछा गया था और इसका जवाब आप लोग भी दीजिएगा कि क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे यदि आप लोगों का जवाब आया तो, और नहीं आया तो कतई नहीं डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके का होता है। क्रिमिनल वर्ड पे गौर करने की बजाय मैंने जो पहले बताया उस पर गौर कीजिएगा कि पहले वो एक सिटीजन है, देन उसके बाद कुछ भी है उसका जो भी काम है कि क्या करता है, तो उस आधार पे आप आंसर दीजिएगा कि क्या आप उसे जानकारी दे देंगे या नहीं देंगे। बात यहाँ पे थी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी भाई पूछे जाते हैं। तो देखो, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है, बट ये जब हमें बेस चीज़ें कंप्लीट होती हैं कि उनका काम क्या है, किस तरीके से होता है, किसे दिया जाता है, सो दैट कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, चाहे सीसेट में पूछे, चाहे जीएस में पूछे, चाहे जीके में पूछे, कहीं भी पूछ ले यार, हमें क्या है, मतलब पढ़े हैं ना, तो पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, हम तो बता ही लेंगे। और नहीं पढ़े होंगे तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा मतलब पूरा मल्टीपल तरीके से पढ़ना चाहिए कि कुछ भी इसका छूटे ना, और छूट गए तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। सो बेस्ट यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ेंगे सेंटर विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। देखते हैं कितना ख़त्म कर पाती है, इसको पढ़ेंगे डिटेल से हम लोग। हालांकि सारा का डिटेल ही पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।